नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सबने कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो देखा होगा दिल्ली के चुनाव के बारे में। उसमें मैंने विश्लेषण करके ये बताने का प्रयास किया है कि इस बार सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिलेगी। तो उसमें मैंने कहा है कि सबसे ज़्यादा जो सीटें मिलने की संभावना है वो आम आदमी पार्टी के कुंडली में ऐसा गोचर हो रहा है कि उनको सीट ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद कांग्रेस को और फिर बीजेपी को। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में आती हुई नज़र आ रही है। किंतु क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद ग्रहण करेंगे या वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये विषय चर्चा का है। आज का जो विषय है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल जी की कुंडली का विश्लेषण करके हम देखेंगे कि क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे या वो स्वयं ही पीछे हट जाएंगे कि नहीं, इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनना है, किसी और को बनाएंगे और वो शायद संगठन में थोड़ा सा ध्यान दें वगैरह। तो हम केजरीवाल जी की कुंडली का आज हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। उसमें खास करके जो अभी रिसेंट जो चुनाव के वक्त का जो ग्रह गोचर है उसको देखेंगे और थोड़ा सा दशा को देख लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आप पूरा ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो केजरीवाल जी का जो बर्थ डिटेल मेरे पास है उपलब्ध, वो 16 अगस्त 1968, टाइम है सुबह 7:34 और ये प्लेस है सिवनी। और उसके मुताबिक जो इनकी कुंडली बनती है वो सिंह लग्न की कुंडली बनती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लग्न में ही मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप में भी ये कुंडली मैंने खोल दिया है। लग्न में ही बुध, गुरु और शुक्र है, 12वें भाव में सूर्य मंगल है, 9वें भाव में चंद्र और शनि है और राहु केतु अष्टम और दूसरे भाव में है। यानी इनकी कुंडली में आप देखें तो स्पष्ट काल सर्प योग भी बना हुआ है। तो कई बार लोग बोलते हैं नहीं कि काल सर्प योग बहुत बुरा होता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि काल सर्प योग होने के बावजूद ये एक बहुत बड़े गवर्नमेंट अफसर थे, क्लास 1 अधिकारी, और उसके बाद उन्होंने त्याग पत्र देके अपनी पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री भी बने। खैर, अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं कि हम इनका सबसे पहले ग्रह गोचर का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि ग्रह गोचर का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहता है दशा के कंपेयर में। सबकी अलग अलग राय होती है, सबका अपना अलग अलग अनुभव और अलग अलग अभ्यास होता है। तो मैं पहले प्रायोरिटी ग्रह गोचर को देखता हूँ, बाद में हम थोड़ा सा दशा का एक क्रॉस कॉम्बिनेशन, क्या हमें एक वहाँ से भी इंडिकेशन मिल रहा है वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम शनि महाराज का गोचर देख लेते हैं। तो शनि उस वक्त ये पूर्व भाद्र नक्षत्र में कुंभ राशि में होंगे, जो कि सीधा लग्न पर दृष्टि प्रभाव कर रहे हैं, और जो लग्न और जो बाकी के 3 ग्रह हैं उन पर अशुभ प्रभाव कर रहे हैं। उसमें 10वें भाव का स्वामी शुक्र भी है, तो उस पर भी अशुभ प्रभाव करके कहीं ना कहीं ये बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। और जो 10वें भाव यानी सत्ता भाव का जो कारक है सूर्य, वो 12th हाउस में है, सूर्य कर्क राशि में, वहाँ से भी ये अष्टम भाव में अशुभ गोचर होने से कुछ शुभ रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। इसके साथ साथ सिंह लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह माना गया है, तो ये योग कारक मंगल भी कर्क राशि में 12वें भाव में है, वहां से भी शनि का गोचर ये अशुभ है। और इसके साथ जो शनि की दृष्टि है वो भी मंगल के घर भाग्य भाव पर यानी चंद्र पर जो भाव दृष्टि है, और उसकी 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है। तो
तो शनि की दृष्टि में ऑलरेडी चंद्र है, शनि है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, तो ये भी है। तो यहाँ शनि का गोचर पूर्णतः इनके लिए अशुभ जा रहा है, किसी भी एंगल से ये शुभ नहीं दिख रहा है सत्ता के लिए, यानी पद प्राप्ति के लिए। अब हम राहु गोचर भी देख लेते हैं। तो राहु उस वक्त उत्तर भाद्र नक्षत्र में मीन राशि में होंगे, जो लग्न से वापस हम देखते हैं, और लग्न में जो बैठा हुआ है दशम भाव का स्वामी शुक्र से, वहां से अष्टम, और चंद्र से 12वें भाव में, और जो सत्ता कारक सूर्य है उस पर उसकी अशुभ दृष्टि है। मंगल जो योग कारक है उस पर भी दृष्टि प्रभाव है। तो राहु भी कहीं ना कहीं ये अशुभ संकेत दे रहा है और कहीं भी तरह से सपोर्टिव नहीं नजर आ रहा है कि इनको ये सत्ता प्राप्ति करवाए। अब केतु गोचर की बात कर लेते हैं। तो उस वक्त केतु का गोचर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। यह गोचर जो है वो सूर्य चंद्र दोनों से शुभ है, और जो दशम भाव का स्वामी शुक्र है वहां से भी ये शुभ है। तो केतु कहीं ना कहीं सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है, किंतु गोचर का केतु जो है वो गोचर के शनि की दृष्टि में है, यानी ऑलरेडी शनि की दृष्टि से केतु पीड़ित है। इसलिए केतु का जो शुभ फल मिलना चाहिए उतना वो नहीं दे पाएगा, यानी मिश्र फल का कुछ संकेत दे रहा है। अब हम गुरु गोचर देख लेते हैं, गुरु बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति उस वक्त रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में होंगे, जो कि इनकी कुंडली में ये दशम भाव से दशम भाव में होंगे। ये गोचर जन्म के चंद्र और मंगल और सूर्य से, क्योंकि चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य सत्ता का स्वामी है, सत्ता का कारक है, और मंगल योग कारक है। तो ये सबसे ये गुरु का गोचर तो शुभ नजर आ रहा है। गुरु का यह गोचर दशम भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, वहां से भी ये गोचर थोड़ा सा ठीक ठाक है। यानी कहने का मतलब यह है कि गुरु का गोचर कुछ ठीक ठाक जा रहा है। मैं ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा शुभ क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसकी न तो दशम भाव के स्वामी पर शुभ प्रभाव दृष्टि प्रभाव है, न उसके साथ जुड़ा हुआ है, न सूर्य से जुड़ा हुआ है। दशम भाव का जो कारक है सत्ता का कारक योग कारक मंगल पर भी शुभ दृष्टि या उसके साथ जुड़ाव नहीं है, न चंद्र से। कहीं शुभ दृष्टि कहीं नहीं पड़ रही है, सिर्फ उसका गोचर वहां से शुभ है। तो ये मिश्र फल का हमें संकेत दे रहा है। इसलिए गुरु का यह गोचर ये चुनाव में बहुत ही अच्छा परिणाम दिला सकता है, किंतु सत्ता प्राप्ति के लिए, पद प्राप्ति के लिए वो इतना सहयोग नहीं दे पाएगा। वैसे ही केतु में, केतु भी सफलता दिला सकता है, किंतु पद प्राप्ति के लिए वो नहीं कर पाएगा। अब जो योग कारक मंगल है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल मिथुन राशि में एकादश भाव में पुनर्वसु नक्षत्र से वो होंगे गोचर। अब ये गोचर भी बहुत ही अच्छी तगड़ी कंपटीशन करवाएगा, ज्यादा मेहनत भी करवाएगा और उसमें सफलता भी दिलवाएगा। किंतु अगेन फिर से ये सत्ता कारक सूर्य है, वहां से 12th, वहां से 12वां रहेगा। और दूसरा क्या हो रहा है कि जो सूर्य जो है वो इनका आश्लेषा नक्षत्र में है, तो मंगल की आश्लेषा नक्षत्र पर सूर्य जो है उस पर नक्षत्र दृष्टि भी रहेगी और लता भी रहेगी। तो भाग्येश जो है मंगल, उसकी लग्नेश सूर्य पर लता है, और सूर्य सत्ता का कारक है, पद का। तो ये मंगल भी उसमें
पद दिलाने में सहायता नहीं करेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा दे सकता है अगेन, क्योंकि एकादश भाव में से उसकी ट्रांजिट है, क्योंकि एकादश भाव लग्न से और दसम भाव का कारक जो दसम भाव का स्वामी जो शुक्र है वहां से भी एकादश है और चंद्र से तीसरे भाव में है। तो मंगल का ये गोचर भी परिणाम अच्छा देगा किंतु पद प्राप्ति नहीं दिला पाएगा। अब सत्ता का जो कारक है सूर्य, उसका देख लेते हैं। तो सूर्य और बुध दोनों उस वक्त मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। उसके बाद श्रवण के बाद वो धनिष्ठा में भी चले, क्योंकि रिजल्ट आएगा, फिर डिसीजन लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनता है कौन नहीं बनता है, तो उसमें और 5-10 दिन निकल जाए तो शायद सूर्य नक्षत्र भी चेंज कर ले। लेकिन श्रवण धनिष्ठा में रहेंगे तो ये जो है ये चंद्र जो है इनका कृतिका नक्षत्र का है, केजरीवाल जी का। तो श्रवण नक्षत्र में बैठा हुआ सूर्य और बुध दोनों ही जो चंद्र कृतिका नक्षत्र में है उस पर नक्षत्र भेद कर रहे हैं, यानी चंद्र को पीड़ित कर रहे हैं, भाग्य भाव पे असर डाल रहे हैं। क्योंकि चंद्र भाग्य भाव में बैठा हुआ है तो भाग्य कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है, कमजोर बना रहा है। और उसके साथ साथ ये स्वास्थ्य की भी कुछ न कुछ समस्या लेके आ सकता है और उनको शायद हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े या कोई कुछ समय के लिए थोड़ी सी बीमारी आ सकती है या स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो सकता है, ये इंडिकेशन आ रहा है। किंतु सत्ता पद प्राप्ति नहीं होगा क्योंकि नक्षत्र भेद होगा। अब शुक्र का गोचर भी हम चर्चा कर लेते हैं। शुक्र का गोचर क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली में शुक्र दसम भाव जो सत्ता भाव है उसका स्वामी है, दसम भाव का लॉर्ड है। तो शुक्र का गोचर उस वक्त उत्तर भाद्र नक्षत्र में मीन राशि में रहेगा राहु के साथ, और ये जो भाव है वो लग्न से अष्टम और दसवें जो शुक्र है, शुक्र से ही शुक्र अष्टम भाव में गोचर करेगा। तो स्पष्ट इंडिकेशन है कि सत्ता प्राप्ति में कहीं ना कहीं विघ्न दिख रहा है। चंद्र से 12th भाव में गोचर करेगा तो मानसिक तनाव, बेचैनी और सत्ता से विमुखता, पद से विमुख होना, ये इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये सभी ग्रहों का हमने ये आकलन कर लिया। कुल मिला के मैं इसकी समरी बनाऊं तो शनि राहु शुक्र का गोचर तो बहुत ही अशुभ है, स्पष्ट। केतु और मंगल का मिश्र फलदायी है जो सफलता दिलाएगा किंतु पद प्राप्ति के लिए ठीक नहीं है। और सूर्य बुध का जो गोचर है वो भेद कारक है, चंद्र को भेद कर रहा है। इवन मंगल भी जो है वो सूर्य पर नक्षत्र भेद कर रहा है। तो कुल मिला के ये गोचर का एनालिसिस तो ये इंडिकेशन दे रहा है स्पष्ट कि इनको मुख्यमंत्री इस बार बनना मुश्किल है। और अगर हम इसको और क्रॉस वेरीफाई करते हैं योगिनी दशा से, क्योंकि मैं ज्यादा भरोसा योगिनी दशा पे करता हूं, तो योगिनी दशा इनकी मृगशिरा नक्षत्र की चंद्र की चल रही है। मृगशिरा नक्षत्र यानी इधर उधर मृग की तरह भटकते रहना, यानी भटकाव करवा रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं कुछ एक स्पष्ट रास्ता नहीं दिखा रहा है। और उसमें भी करीब 18 मार्च तक तो राहु की अंतर्दशा चल रही है। और चंद्र और राहु कुंडली में देखा जाए तो एक से दूसरा द्वादश में है, यानी चंद्र 9वें भाव में तो राहु 12वें भाव में है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये इंडिकेट कर रहा है कि दशा भी उनके फेवर में नहीं आ रही है, जो उनको
पद प्राप्ति करवाए। तो कुल मिला के मैं ये निष्कर्ष पर आ रहा हूं कि ग्रह गोचर और ये दशा देखते हुए कि इस बार आम आदमी पार्टी अगर ठीक ठाक सीट जीत भी जाती है, जो सत्ता भी प्राप्त कर लेगी, किंतु केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे किसी भी संजोगवश से, या तो वह स्वयं ही पीछे हट जाएंगे, किंतु मुख्यमंत्री बनने के योग नहीं है। और अगर एक स्कोप और भी है कि अगर वो बन भी गए, मान लो कि उन्होंने वो मोह में आके पद प्राप्त कर लिया, बैठ गए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, तो भी आने वाला समय जो है करीब करीब 2-4 महीने बाद, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उस वक्त उनको पद से हटना पड़ेगा, ये भी स्पष्ट है। तो आशा रखता हूं आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।